नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए आर्थराइटिस यानी संधिवात विषय को लेकर उपस्थित हूँ। क्या है ये आर्थराइटिस? हाँ, ये वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए भी विशेष है जो योग प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। अतः वे सभी ध्यान से देखें। रोग की जानकारी के बिना उपचार करना बड़ा कठिन होता है। ठीक है, पढ़ते हैं। ये भाग 1 है जिसमें हम रोग क्या हैं, उसके प्रकार कितने हैं और कारण क्या क्या हैं ये जानेंगे। और आने वाली वीडियो में प्रैक्टिकल करके भी आपको हम दिखाएंगे। तो अगला सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे कि आर्थराइटिस यानी जोड़ों की बीमारी। आर्थराइटिस का मतलब ही होता है कि जोड़ों की बीमारी। आम भाषा में इसे गठिया कहा जाता है। और ये जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तो ये भी रोग बढ़ने लगता है। और सबसे इसकी वजह होती है हमारी बिगड़ती लाइफस्टाइल। हमारा जीवन दिनचर्या है वो बिगड़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। उसका कारण ये सबसे प्रमुख है। और एक जानकारी के लिए ध्यान रखना है, 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है। इसका भी आपको जानकारी रखनी है। दूसरी अगला पॉइंट आता है इसमें, इस रोग में होता क्या है। इस रोग में जोड़ों में जो दर्द है, जोड़ों में यहाँ पर दर्द, लाली आप देखते हैं, जोड़ों में दर्द आता है, ये लालिमा आप देखते हैं। और गर्माहट एवं सूजन स्वेलिंग आ जाती है और हिलाना और डुलाना उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे इसमें वजन बढ़ने का, यानी शरीर का जो वजन बढ़ जाता है उससे ये रोगों को प्रभावित होते हैं। यानी आपके नितंब हैं, घुटने हैं, टखने हैं, चाहे आपका पृष्ठ का यानी ये भाग हैं, यानी गर्दन का बैक साइड का, कंधों का भाग है, इनमें दर्द प्रारंभ हो जाता है। यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो बनता है, कंधों के दर्द हैं, ये इस तरह से, यानी सबके सब जो ये रोगों के कारण हैं वो उनमें मुख्यतः आपका शरीर का वजन है। इस बात का ध्यान रखना है। और अब आर्थराइटिस यानी संधिवात के प्रकार। संधि मतलब जोड़ों में, वात यानी वायु। ये एक वायु का रोग है और जोड़ों में वायु का इकट्ठा हो जाना, रुक जाना, वो उसे हम संधिवात कहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए। और इसके हम मुख्यतः 4 प्रकार बनाए हैं। अतिपाती एक्यूट आर्थराइटिस, दूसरा अस्थि क्षय ऑस्टियो आर्थराइटिस, तीसरा वात जनित गठिया यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और गाउट यानी गांठें वगैरह बन जाता है इसमें। अब एक एक करके हम चारों को समझेंगे। पहला है अतिपाती एक्यूट आर्थराइटिस। ये अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक माने थोड़े समय के लिए आता है और चला जाता है। इसका मुख्य कारण इनके क्या क्या हैं? सर्दी है, आपका खांसी, फ्लू, आपका कोई बुखार हो जाना, पैचिस यानी दस्त इत्यादि वगैरह लगने से जोड़ों में दर्द उठता है। और ये बात भी ध्यान रखना है क्योंकि ये बीमारियां लंबे समय तक नहीं रहने वाली, क्योंकि इन बीमारियों में जो विषाणु होते हैं, विषाणु जो रक्त प्रवाह में अपने विष छोड़ते हैं, और वे जोड़ों के तरल पदार्थ, यानी कोई ऐसा जोड़ आपका घुटने का, उसमें विषाणु छोटे छोटे अपने उसके अंदर अपने विष छोड़ देते हैं। और जैसे जैसे ये विष वहाँ से हटते हैं, विषाणु वहाँ से हटते हैं, और वो मूल रोग स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाता है। जोड़ों का दर्द ही समाप्त हो जाता है। विशेषकर इलाज की इसमें अलग से आवश्यकता नहीं होती, घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। ये कुछ ही दिनों में अपने आप चला जाता है। अगला जो है सेकंड नंबर वाला, इसमें अस्थि क्षय है। अस्थि मतलब होता है हड्डी, क्षय मतलब उसमें अपने आप उसमें घिसाव होना शुरू हो जाता है, कम होने, कटने लग जाती है हड्डियाँ हमारी, उससे बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। धीरे धीरे जोड़ों का विनाश करने वाला ये आर्थराइटिस अधिकतर मध्यम आयु वाला और वृद्धावस्था में आता है। यानी मध्यम आयु के बाद, यानी आपकी आयु जैसे भी 50 क्रॉस करती है, यानी 45 क्रॉस करती है, तब भी उसके बाद ये रोग आने लगता है, और वृद्धावस्था के बाद ये रोग आता है। इसके मुख्य जो कारण जो रहते हैं इसके अंदर, वो आप देखिए। इसमें मुख्यतः कारण आपके हैं, पहला मोटापा, यानी मोटापा इसका सबसे बड़ा इसमें कारण बताया गया है। यानी बहुत आपका भारी शरीर है वो एक कारण है। दूसरा, ज़्यादा मात्रा में भोजन करना, यानी ऐसा गरिष्ठ भोजन आप करते हैं तो वो भी एक बड़ा कारण बन जाता है। और तीसरा है इसके अंदर व्यायाम न करना, यानी आप परिश्रम ही नहीं कर रहे, मोटापा बढ़ता है, और भोजन ज़्यादा कर रहे हैं और परिश्रम फिर ऊपर से कर नहीं रहे, तो ये अपने आप निमंत्रण देने वाली बात होगी कि आकर मुझे मारो, है ना।
तो दूसरा अगला है चौथा, इसमें जन्मजात शरीर में कमी। इसका मतलब ये है कि आपकी शरीर का स्ट्रक्चर ही ऐसा है जन्मजात से कि बॉडी की में ही गड़बड़ी है, या आपका एक्सीडेंटल केस कोई है जिससे आपका बॉडी की जो एक अस्थि पिंजर का जो ढांचे एक आकृति विशेष होती है वो उसमें गड़बड़ाहट है, कुछ उसमें एक सम्यकता नहीं है, एक रूपता नहीं है, जिसकी वजह से आपके अंदर कमी आती है। वो भी एक कारण बनता है। सही तरह से आपके शरीर में रक्त का प्रवाह है जी, कुछ तरह से उसमें प्राण शक्ति का प्रवाह में कमी आ जाती है। अगला है कैल्शियम की अधिकता, यानी कैल्शियम की अधिकता भी एक कारण है, और जिसकी असंतुलता के कारण जिसकी कैल्शियम की, और या पैराथायराइड ग्रंथि, ये पैराथायराइड ग्रंथि यानी थायराइड गले के अंदर है जो, और इसकी वजह से भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है और या बढ़ने लग जाता है। दोनों में ये गड़बड़ी से ये रोग उभरते हैं। अगला है तीसरा नंबर वाला वात जनित। वात जनित का अर्थ हुआ रूमेटॉइड जो आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये गंभीर तीव्र प्रभावी बीमारी है। ये गंभीर है और तीव्र है, और वस्तुतः जोड़ों में क्षय, जोड़ों में ये बिल्कुल इनको हड्डियों को गलाने का कार्य करता है और पंगु यानी लंगड़ा बना देता है, चलने में बड़ा तकलीफदायी होता है ये रोग। और इसमें अधिकांश ये बीमारी युवकों यानी जो जवान लोग हैं, युवकों एवं मध्यम आयु के लोगों में आती है ये। और आप देखते हैं अक्सर बहुत ज़्यादा लोग बहुत एक तेज़ी से व्यायाम करना, बहुत तेज़ी से दौड़ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से कुछ भी ऐसे कार्य करते हैं, उठक बैठक लगाना, ज़्यादा मात्रा में करना, उसका कोई खाना पीना नहीं, तो वो भी एक इसमें बड़ा कारण बनता है। इसके मुख्य कारण मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से हैं वह। मुख्य कारण इसमें बनता है भावनात्मक आघात। जो भावनात्मक आघात का मतलब ये है कि आपका इमोशनल कोई भी आपको अटैक आ चुका है, यानी ऐसे कुछ कारण है जिसकी वजह से भी आपके दिल से मन से वो बातें जा नहीं रही, वो भी आपको एक अपंग बना देता है, निठल्ला यानी आपके शरीर में शिथिलता ला देता है, जिससे आपके शरीर के अंग हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा है रक्त में विकार। रक्त में विकार यानी अचानक किसी अवांछित यानी ऐसे बाह्य पदार्थ आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे तेज कोई औषधि आपने, ऐसी कोई दवाई आपने ले ली, या तीक्ष्ण यानी कोई ऐसा तेज का संक्रमण विरुद्ध बनने वाली जो प्रतिपिंडों के जोड़ों में इकट्ठे होने के कारण हो सकता है। यानी ऐसे कोई आपने एंटीबायोटिक आपने औषधियाँ खा ली जो अचानक आपके रक्त में भी विकार पैदा कर सकती है। तीसरा है प्राण शक्ति का कमज़ोर होना, यानी ये प्राण शक्ति का कमज़ोर होना भी एक रक्त परिसंचरण यानी नर्वस सिस्टम जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी कमज़ोर बनाता है, जिससे आपका पूरा एक शरीर के अंदर आवाजावन नहीं हो रहा, वो भी एक कारण बनता है इसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। इस तरह से इन सब का ध्यान रखना है। इसमें आपके शरीर में सूजन है, दर्द, दोनों आप प्रकार के सामने इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगला है गाउट यानी गांठ। ये तेज गठिया का एक विशेष रूप है, तेज गठिया विशेष का रूप है। इसके अंदर होता क्या है कि ये मुख्यतः कारण इसके हम देखेंगे कि तो एक आता है सबसे पहले इसमें भोजन का कारण है, यानी भोजन की गड़बड़ी से उत्पन्न होता है ये रोग। यानी भोजन की अधिक मात्रा में भोजन में आप प्रोटीन ले रहे हैं, यानी विशेष करके आप मांस ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन के पाचन के पश्चात एक विशेष उत्पादक एक वहाँ से यूरिक एसिड पैदा होता है। जब भी आप कोई भी नॉनवेज ले रहे हैं तो वहाँ से उसमें प्रोटीन ज़्यादा है तो पाचन उसका प्रॉपरली हो नहीं पाता, तो वहाँ से उसका विषात्मक जो एक एसिड निकलता है, यूरिक एसिड पैदा होता है। तो वो सामान्यतः होता है क्या कि यूरिक जो एसिड है वो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, परंतु जब हम पानी ही नहीं पी रहे, कम मात्रा में पानी पी रहे हैं, तो वो आपके शरीर के अंदर एक गांठ के रूप में, गाउट के वो रूप में वहाँ पर एकत्रित हो जाता है मरीजों में, वह शरीर में एकत्र होने लगता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे हम पानी में अधिक शक्कर यदि आप घोल देते हैं, पानी है, पानी में आप उसमें चीनी खूब सारी घोल लिए और वह वापस कणों के रूप में उसको रख देने के बाद क्या होता है, वो कणों के रूप में उसमें तली में नीचे बैठ जाती है। ठीक वैसे ही उसी प्रकार यूरिक जो एसिड होता है, यूरिक जो है जोड़ों में संचित होकर कणों के रूप में
बिल्कुल कणों के रूप में छोटे छोटे वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, और वही धीरे धीरे वो एक गांठ का रूप ले लेता है। और यही हमारा सबसे एक दुर्भाग्य होता है कि हम भोजन का सही तरीके से न करने की वजह से शरीर में अपने आप रोगों को निमंत्रण दे लेते हैं और उसमें उदाहरण बढ़ता है। अगला जो है इसमें आर्थराइटिस गठिया के कुछ विभिन्न प्रमुख कारण हैं जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। ये तो हुए हमारे विशेष करके 4 प्रकार। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे प्रकार हैं, यानी व्यक्ति के मानसिक और भावात्मक तनाव के कारण, यानी रहन सहन और भोजन के गलत तरीके के इत्यादि अनेक कारण हो सकते हैं उसमें। तो हम इनको देखेंगे। सबसे पहला जो कारण आता है भोजन। भोजन का होता क्या है, अक्सर में भोजन अधिक मात्रा में आप ले रहे हैं, उसमें आप तेल हैं, घी है, मांस है, पशुओं की आप चर्बी ले रहे हैं, तेल भोजन या तले हुए भोजन ले रहे हैं, डिब्बा बंद आप ले रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल भोजन बने हुए, दूध, चीनी, नमक इत्यादि जो आप ले रहे हैं, तो इन सब की अधिकता, उनका अनबैलेंस होना, अनियमित जो आप आहार ले रहे हैं, तो वो एक सबसे बड़ा इसमें कारण बनता है। आपका ऋतु के अनुसार भोजन लेना है। दूसरा है आपका कॉन्स्टिपेशन। इस रोग की सबसे बढ़ाने वाला एक सहायक होता है। जब आप ठंडा ले रहे हैं, कभी गर्म ले रहे हैं, कभी मैदे का ले रहे हैं, आप चीनी ले रहे हैं, है ना, तो इन सब से होता है कि आपकी आंतों में वो जमा जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और ये आर्थराइटिस वात रोग का जो हमारा पेडू भाग है, नाभि के नीचे का जो हिस्सा है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, वहाँ पर एकत्रित होती है। इसलिए बड़ी आंतों में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही वात सबसे ज़्यादा रहता है वहाँ पर, और इसलिए वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन आपकी हो गई तो वो पूरे शरीर के अंदर धीरे धीरे वो फैलता जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। दूसरा है व्यायाम। व्यायाम का नियमित व्यायाम नहीं करने वाला कारण है सबसे। उचित तरीके से उठना बैठना आपका नहीं है, कभी लेट उठ रहे हैं, कभी कम ज़्यादा जल्दी उठ रहे हैं, तो आपका परिणाम होता है क्या कि आपके पैरों में, आपके हिप्स के अंदर, आपकी बैकबोन में, कंधों की मांसपेशियाँ जो है, आपकी शोल्डर मसल्स हैं, और आपके जॉइंट्स में ये लचीलापन, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी जो रहती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और जिसकी वजह से उसमें स्टिफनेस आने लगती है। वो सब ये व्यायाम यानी एक्सरसाइज आप प्रॉपर न करने का भी एक बड़ा कारण होता है कि एक ही पोजीशन में दिन भर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, फिर ज़्यादा मूवमेंट न करना। अगला है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव में क्या होता है कि आपको कोई बात कही और वो बात आपके मन से या आपकी दिल से वहाँ से निकली नहीं, यानी अवचेतन में छिपे बहुत सारे तनाव होते हैं। वो कुंठित भावनाएं, आपकी भय एवं अति संवेदनशीलता, कुछ व्यक्तित्व का सहजपन, उसमें सिंप्लिसिटी जो होती है वो समाप्त कर देती है, और वो आप उसको शेयर नहीं करते, तो उसकी वजह से भी एक अपने आप में कुंठा बन जाती है। वो भी एक रोग का इसका कारण पनपती है। अगला है मानसिक कठोरता। ये मानसिक कठोरता क्या है कि जिद्दीपन होना। जिद्दीपन मतलब एक सब कुछ खो जाने का भय, उसमें एक भय रहता है कि कुछ मेरा सब कुछ खो ना जाए, असुरक्षा का भाव रहता है, जिसमें एंजाइटी जिसे हम कहते हैं। शारीरिक स्तर पर उसको एक एलर्जी हो जाती है, किसी के साथ वो मिलना जुलना नहीं चाहता, एकांत चाहता है। और मांसपेशियों में तनाव, ये मस्कुलर, उसमें एक स्ट्रेस रहता है, एक तनाव रहता है, और गठिया, बॉडी में गठिया बन जाता है। तंतु शोथ मतलब ये होता है फाइब्रोसाइटिस, कब्ज इत्यादि को जन्म देती है। ये सब मानसिक कठोरता के कारण ये सब जन्म उसको देती है। तो उससे होता क्या है कि आपका धीरे धीरे, और एक विशेष बात यह है कि गठिया का रोगी जो भी होता है, और वो मानसिक जो भावनाओं को, अपनी जो बातें हैं, विशेष करके वो क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाता, यानी क्रोध भी नहीं कर पाता अच्छे से। वो क्रोध को, जो उसमें गुस्सा आता है, वो भी अच्छे से वो व्यक्त नहीं कर पाता। और दूसरा, अव्यक्त जब उसकी आंतरिक पीड़ाएं होती हैं जो व्यक्त कर नहीं पा रहा, यानी वो एक्सप्लेन, उसको आप वो बात को रख नहीं पाता, तो उससे होता क्या है, वो धीरे धीरे भीतर ही भीतर कमज़ोर बनाकर उसके जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय का जो असंतुलित कर देती है, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम जो है बॉडी का वो अनबैलेंस होने लगता है, जिससे उसके जो भावनाएं हैं, उसके मन के स्तर के ऊपर जिन भावनाएं हैं, उसके क्रियान्वित जो सारी क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं।
तो ऐसे जो आर्थराइटिस से जुड़े जितने भी पेशेंट होते हैं तो उनको बहुत ही सहजता से इन तरीकों का सबका ध्यान रखना है आपको कि इस तरह से 4 प्रकारों के इनमें से कौन सा उसको रोग है, कि कौन से स्तर लेवल का रोग है वो, और उनके इन विशेष कर इन चारों को आपने अच्छे से मेजर उसको चेक करना है। उसका भोजन, उसका व्यायाम कितना है, उसकी दिनचर्या कैसे कैसे है, मानसिक कोई फैमिली कोई उसको पास हिस्ट्री थोड़ा उसका जानना है अच्छे से, मानसिक कठोरता के बारे में उसको सिंप्लिसिटी उसकी बातें शेयर करानी है। तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आप जो उसको करवाएंगे जो, तो वो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। और जो अगले वाली हमारी जो वीडियो रहेगी उसके अंदर हम जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति और यौगिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार हम कैसे इलाज करते हैं वो हम देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसलिए आज के लिए इतना ही है और सेकंड वीडियो को आप देखना ज़रूर। इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद सबके लिए।